सुप्रभात बच्चों। जूझ आत्मकथा, उसका जो अंश पेज संख्या 28 तक आपको पढ़ा दिया था। आज उसी के अनंतर यह अगला वीडियो, बीच की छुट्टी में मेरी धोती। तो इसमें अब से पहले क्या बताया है लेखक ने कि विद्यालय में बच्चे उसको परेशान करते थे, और परेशान किस तरीके से करते थे वो बात तो अलग रही, लेकिन जब क्लास चलती रहती थी तब भी बच्चे मुझे परेशान करते रहते थे। कैसे, वो सुनिए। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। उस लड़के से मतलब है वही चौहान का लड़का जो उसकी क्लास में बड़ा शरारती बच्चा था। तो ये धोती पहन के जाता था लेखक, और धोती आपको पता है कि किस तरीके से पहनी जाती है। उसमें जो काछ होती है, यानी धोती का एक लंबा बड़ा हिस्सा है, पैरों के बीच में से आगे से पीछे तक ले जाया जाता है। तो वो हिस्सा जो कहलाता है धोती का काछ कहलाता है, और उसको पीछे फिर खौंस लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं वो किस तरीके से धोती या लुंगी को पहनते हैं। एक ये महाराष्ट्रियन कल्चर में वो धोती बांधने का तरीका होता है। तो जब बीच की छुट्टी होती, रिसेस होती थी, तो रिसेस के दौरान भी वह लड़का मुझे बड़ा परेशान करता था, और उसने मेरी धोती की काछ को 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। फिर मैंने क्या किया, मैं एक दीवार के साथ लग के बैठ गया, अकेले लास्ट में बैठ गया। उसके बाद कोई बैठा ही नहीं था, तो मैंने उससे अपना बचाव करने की कोशिश की, खुद को डिफेंड करने का प्रयास किया। तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं, और मैं पूरा दिन वहीं बैठा रहा जब तक कि पूरी छुट्टी नहीं हो गई। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। तो अगर काला खिलौना एक हो और कौवे के सदृश हो, कौवे के यानी कौवे के प्रतिरूप को अगर हम खिलौने के रूप में बाहर रख दें, तो कौवों को लगता है कि ये असली कौवा है, और वो आसपास इकट्ठा होकर काँव काँव करने लगते हैं। वैसा ही हाल मेरा हो गया उस क्लास में। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। अपनी ही क्लास में मैं इतना दुखी हो गया था कि बस पूछो मत। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा, कैसे काम चलेगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। ऐसी पाठशाला में जाके मैं करूंगा भी क्या, जहां लोग मुझे इतना परेशान करते हो, मेरी क्लास के बच्चे मुझे इतना दुखी करते हो। तो इससे अच्छा कि क्लास में ना ही जाऊं। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। तो बेहतर होगा कि मैं अपने खेत में रहूं और काम करूं। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जहाँ बच्चे इतना टॉर्चर करते हो, परेशान करते हो। गली के 2 लड़के हैं कक्षा में। मेरी कक्षा में मेरी मोहल्ले के केवल 2 ही तो बच्चे हैं, और वे भी मुझसे कमज़ोर हैं। वे क्या मदद करेंगे, वो मेरी क्या हेल्प करेंगे, कैसे मुझे बचाएंगे। तो मन उदास हो गया, परेशान हो गया राइटर। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। जो पहली क्लास थी उसमें पाठशाला अपनी लगती थी, क्योंकि सारे बच्चे अपनी साथ के थे, अपनी उम्र के थे, कोई शरारती नहीं था। लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। लेकिन अब वो क्लास मुझे पराई पराई सी लगने लगी। अब उसमें अपनापन नहीं रहा, वहाँ अपना कोई था ही नहीं। अगले दिन सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। तो उत्साह था। अगला दिन नेक्स्ट डे वो फिर अपने स्कूल में चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्ढी मैलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे बच्चे परेशान करते हैं, धोती पहन के नहीं जाऊँगा, धोती की काछ खींचते हैं। तो ऐसा कर दो ना कि मेरे लिए एक अच्छी सी नई टोपी मंगवा दो, और 2 नाड़े वाली चड्ढी मेरे लिए मंगवा दो, और थोड़ी ऐसी मंगवाना जो मैलखाऊ रंग की हो। मैलखाऊ रंग की इसलिए क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ तो मैली हो जाती हैं, तो जल्दी मैली ना हो ऐसे कलर की मंगवा दो। और माँ ने मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। अब उसने स्कूल में जो धोती पहन के जाता था वो धोती पहन के जाना बंद कर दिया। धोती पहन के तो वो खेत में जाता था, और खेत में से फिर चड्डी पहन के वो स्कूल जाया करता था। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया, यानी जो क्लास के बच्चे थे वो जाने पहचाने हो गए। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। एक मास्टर जी थे जिनका जो टाइटल था, नाम था, वो मंत्री था। कक्षा में आए वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वो छड़ी से मारपीट नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। बल्कि क्या करते थे, वो छड़ी नहीं मारते थे, करते क्या थे,
गर्दन पकड़ लेते थे एक हाथ से और दूसरे हाथ से पीठ पे घूंसा जड़ देते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। इतनी जोर से मारते थे कि एक लगते ही चाहे कितना ही तगड़ा लड़का हो वो भी एक बार को हुई माँ कहने लगता था, हुक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। मास्टर जी की बड़ी दहशत थी, बड़ा डर था। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। इसलिए जो शरारती लड़के थे मेरी क्लास के वो सारे के सारे सुधरते चले गए। उस मास्टर की मुक्का मारने की जो शैली थी उससे घबराकर सारे लड़के क्लास में शांत रहने लगे। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। जो मंत्री मास्टर थे वो गणित पढ़ाते थे और जो पढ़ने वाला इंटेलिजेंट बच्चा होता था उसको बड़ा वो सपोर्ट करते थे, बड़ी शाबाशी देते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते, और कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता था तो उसको अपने पास बुला करके वो समझाते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे। यदि कोई लड़का गलती करता था तो उसकी गलती का दंड भी वो साथ के साथ दे दिया करते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता, इसलिए सब उनसे डरते थे, सबके पसीने उनके सामने छूटते थे। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे और इसका प्रभाव ये रहा, इसका रिजल्ट ये निकल के सामने आया कि बच्चों ने घर पे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पता था कि अगले दिन मास्टर जो मंत्री हैं वो खूब मारेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला। तो लेखक अब अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के बारे में बताता है जिसका नाम वसंत पाटिल है। तो पाटिल टाइटल आप जानते हैं, महाराष्ट्र में पाटिल टाइटल होता है। तो वसंत पाटिल जो है वो एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। जो उसका डील डॉल था वो ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं था, दुबला पतला था, लेकिन होशियार बहुत ज़्यादा था वो। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। जो भी प्रश्न वो मैथ्स के किया करता था, गणित के सारे सवाल उसके ठीक निकलते थे। स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। तो इस बच्चे के साथ में लेखक की घनिष्ठता बढ़ने लगी, क्योंकि इस बच्चे में जो गुण थे वो लेखक से मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों में मित्रता हो गई। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। लेखक उसके बारे में विचार करता है कि वसंत जो आता होगा ना, तैयारी करके आता होगा, घर से पूरा मैथ्स चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ के आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर जी ने उसको जिम्मेदारी दी थी कि वो दूसरे बच्चों की भी नोटबुक चेक करें, उनके क्वेश्चन चेक करें। तो मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। मास्टर जी ने उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। रोज़ वो प्रथम बेंच पर बैठता था, मास्टर जी के पास वाली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था, कक्षा में सारे दूसरे बच्चे उसका रेस्पेक्ट करते थे। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, उम्र में वह मेरे से कम था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं इस बात से परिचित था कि मैं इससे बड़ा होना ही हूं, क्योंकि मैं तो इससे पहले ही 4थी क्लास पास करके 5वीं में पहुंच गया था, और 5वीं में मुझे दोबारा इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि मैं गलती से पिछड़ गया हूँ, पीछे रह गया हूँ। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मास्टर जी को मॉनिटर इसको नहीं, मुझे बनाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, और मुझे यह भी महसूस होता था। तो मास्टर जी ने उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया था, और मुझे लगता था कि मॉनिटर तो मुझे होना चाहिए। मुझे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मैं सीनियर था उस क्लास में, ज़्यादा उम्र का भी था। तो इन कारणों से मुझे लगता था कि मास्टर जी ने गलत उसको मॉनिटर बनाया, मुझे मॉनिटर बनाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। लेकिन साथ ही साथ दिमाग में एक बात और थी कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है, और मुझे पूरी क्लास 5वीं की तैयारी इन 2 महीने में ही करनी है, रिवीजन में ही कर लेनी है। इसलिए कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, उचित नहीं था कि मैं कक्षा में दंगा करूं या पढ़ाई का अनादर करूं, अनदेखी करूं। ये मेरे लिए पॉसिबल। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। मेरे दिमाग में एक बात थी, तो मेरे दिमाग में क्या बात थी कि हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं। ऊपरी का मतलब बाहरी, आउटसाइडर। हम तो इस कक्षा के थे ही नहीं, हम तो अचानक ही इस कक्षा में दुर्भाग्य से आ गए। तो ये बात मेरे दिमाग में से निकलती नहीं थी, क्योंकि मैं मूलतः उस कक्षा का नहीं था। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। इसलिए
मुझे पढ़ाई में ही पूरी तरह से दिलचस्पी रही, क्योंकि मैं अपना किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहता था और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। उसके साथ मेरे विचार मेल खाते थे, इसलिए मैं उसी की जैसा बन जाना चाहता था। मुझे पता था रोज़ उसकी तारीफ़ होती है, मास्टर जी तारीफ़ करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ तो मेरी भी तारीफ़ होगी। मैंने अपनी किताबों और अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी किताबों के ऊपर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। अपने बस्ते को मैंने व्यवस्थित करके रखा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। मैं प्रतिदिन पढ़ाई में रुचि लेने लगा और जो भी मुझे मिल जाता था पढ़ने के लिए विषय, उसको पढ़ने में बैठ जाता था। उसने उसने किसने? वसंत पाटिल ने। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। जब मैं देखता था कि उसको किसी काम पे शाबाशी मिली है तो अगले दिन मैं भी वैसा ही काम करता था ताकि मुझे भी शाबाशी मिले। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे, और जैसे ही मैं कंसंट्रेट करने लगा, मन मेरा एकाग्रचित्त हो गया, तो गणित के सारे सवाल फटाफट मेरी समझ में आने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगे। मास्टर जी ने अब वो जिम्मेदारी केवल वसंत को जो शेयर करते थे अब मुझे भी देनी शुरू कर दी, और क्लास में एक तरफ से तो वसंत लग जाता था, दूसरी तरफ से मैं, और हम लड़कों के सवाल जांचते थे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। दोनों की दोस्ती घनिष्ठता में चली गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। तो क्लास के दोनों ही हम जिम्मेदार विद्यार्थी थे, तो हम एक दूसरे का काम में हाथ बटाते थे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मास्टर जी मुझे आनंदा संबोधित करते थे, और आनंदा घर पे मुझे कौन कहता था? केवल मेरी माँ। तो ये नाम मुझे बड़ा प्यारा लगता था, आनंदा, बड़ा प्यार का नाम था। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। मास्टर जी मुझे आनंदा कहने लगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। माँ भी कभी कभी कहती थी आनंदा, बहुत ही कम कहती थी, लेकिन मास्टर जी कहने लगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब पाठशाला जिससे वो अब तक कट रहा था, वो पाठशाला में रुचि नहीं लेने लगा, क्योंकि मास्टर जी भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करते थे और वसंत के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। कक्षा में बच्चों को क्या चाहिए? टीचर का अच्छा व्यवहार और एक अच्छा मित्र चाहिए ना। वा सौंदलगेकर मास्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचर हैं उसकी लाइफ के, जिन्होंने उसकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। न वा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। मास्टर क्या पढ़ाते थे? सौंदलगेकर मराठी लैंग्वेज पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों सौंदलगेकर मास्टर जी के ऊपर। पढ़ाते समय वे स्वयं भी रम जाते थे, यानी पूरी तरह से पढ़ाई में डूब जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। कविता पढ़ाने का उनका ढंग था वो बहुत ही प्रभावशाली था। सुरीला गला, कविता में क्या चाहिए? छंद की बढ़िया चाल चाहिए, अच्छी आवाज़ चाहिए, साथ ही रसिकता चाहिए, और ये सब चीज़ें उनके पास में थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। तो मराठी के शिक्षक थे हालांकि वो, लेकिन अंग्रेजी की कविताएं भी बहुत सारी उनको याद पड़ी थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह समझ आते थे, और किस छंद को किस लय के साथ, किस गति के साथ, किस ताल के साथ गाना है, इसको वो अच्छी तरह जानते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। तो पहले तो वो उस कविता को गा के सुनाते और फिर उसका भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बोरकर, ये नाम है उनके शॉर्ट में, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते, बताते कि मैं इन कवियों से, लेखकों से मिल चुका हूँ। वे स्वयं भी कविता करते थे। मास्टर जी सौंदलगेकर अपनी कविताएं खुद भी लिखते थे। याद आ गई तो अपनी भी एक आध सुना देते, और यदि उनको अपनी लिखी हुई कविता आ जाती थी तो उसको भी सुना देते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता, यानी मैं पूरी तरह से खो जाता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को पीता रहता। मास्टर जो जैसे हमसे कविता सुनाते थे वैसे ही मैं उसको पूरी तरह से ग्रहण करता था, उसी भाव के साथ, उसी गति के साथ, उसी चाल के साथ। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।